So hello everyone, welcome once again to this channel. Welcome to Exam Classes by मुस्कान। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल चैप्टर। और उसमें हम आपको पिछले लेक्चर में मैंने आपको होमवर्क दिया था डिफरेंसेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। आई होप सो आपने वो करके लाया है। चलिए इसको एक बार डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन था डिफरेंसेस बिटवीन cell wall and cell membrane, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलोगे। तो ये तो आपको पता चल गया कि आज के लेक्चर में हमें यही पढ़ना है ना। इसके बाद न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिकैप कराना चाहूँगी पिछले लेक्चर्स का। अभी तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया उसके बारे में हम एक रिकैप लेते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने बात किया डिस्कवरी ऑफ सेल, किसने डिस्कवर किया सेल को, लिविंग सेल्स को किसने डिस्कवर किया, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, प्रोटोप्लाज्म को किसने डिस्कवर किया, सेल थ्योरी किसने दिया, बाकी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया यूनिसेलुलर क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं। उसके बाद मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपको बताया था, है ना। फिर मैंने आपसे एनसीईआरटी की डिस्कशन भी करी थी, बहुत अच्छी तरीके से मैंने हर चीज़ आपको बताया था। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंसेस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। अब आपको आधी डिफरेंसेस तो पहले से पता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना। आपको लिखते चलना है, जो जो पॉइंट्स आपके दिमाग में आता जाता है आप बस लिखते चलना है ना। हेडिंग लगाओ सेल वॉल। कभी भी अगर आपको क्वेश्चन देगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन देकर डिफरेंसेस लिखने के लिए, तो आप हमेशा क्या करोगे, पार्टीशन करोगे। एक तरफ सेल वॉल, एक तरफ सेल मेम्ब्रेन। कोई भी क्वेश्चन हो डिफरेंशिएट का, आप यही टेक्निक को अपनाएंगे। ऐसे क्या होता है, ऐसे टीचर्स को बहुत इजीली आप देख पाते हैं टीचर्स कि क्या आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स है, क्या आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है। तो आप इसमें क्या करते हो, पॉइंट वाइज नोट डाउन करते हो। क्लियर हो रही चीज़ें। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, सेल मेम्ब्रेन। ना सेल वॉल क्या होता है बच्चों, तो सेल वॉल आपको पता है सेल मेम्ब्रेन के आउटर मोस्ट लेयर जो होते हैं वो होते हैं सेल वॉल। और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सेल वॉल इट इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंटेड प्लांट सेल, नॉट इन एनिमल सेल। समझ में आ रही चीजें, एनिमल सेल में नहीं होता है। तो ये लिखोगे, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया आपका, एक चीज तो फर्स्ट पॉइंट हो गई कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। तो सेल वॉल it is only present in plant cell। समझ में आना चीज है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, हर के सेल में ये स्ट्रक्चर तो होना ही होना है। ये तो बेसिक है, सेल मेम्ब्रेन तो होना ही है, तभी तो चीजें अंदर जा रही है, चीजें बाहर जा रही है, ऑस्मोसिस हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, सारी प्रोसेस तो इसी की मदद से हो रही है। रिलेट कर पा रहे हो, हर चीज को रिलेट करते चलो, आगे के टॉपिक्स में पीछे के टॉपिक के लिंकेज होती है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ लेक्चर टू लेक्चर आप देखते जाओ, एनसीईआरटी पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। क्लियर आ रहा है। तो ये इसमें क्या लिखोगे, इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। समझ में आ रही चीज है। अब दूसरा बताओ, दूसरा पॉइंट हो गया इसके कंपोजिशन के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, सेल वॉल किससे मिलके बना है, तो सेल वॉल बना है सेलुलोज से, है ना। लेकिन सेल मेम्ब्रेन किससे बना है, तो सेल मेम्ब्रेन बना है प्रोटीन सेल लिपिड से। एनसीईआरटी में पॉइंट दी गई है, मैं जब एनसीईआरटी रीड कराऊंगी तो आपको मैं अंडरलाइन कराऊंगी कि देखो ये पॉइंट जो है वो एनसीईआरटी के बहुत पहले दे दिया है और एक डिफरेंसेस एकदम लास्ट में दिया है। तो अभी आपको मैं एकदम कंसाइज करके नोट्स बनवा रही हूँ, है ना। तो क्या हो गया दूसरा पॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किस चीज से मिलके बना है, सेल्यूलोज। अब जब आप आंसर राइटिंग करोगे, एग्जाम में करोगे, तो आप सेल्यूलोज को अंडरलाइन भी कर सकते हो, ताकि जो एग्जामिनर आपका कॉपी चेक कर रहा है तो उसको बहुत हाईलाइट हो जाए ये पॉइंट्स, तो आपको एकदम देख के ही कहेगा हाँ ये बच्चा तो पढ़ रखा है। अगर आप एक आधा पॉइंट अगर गलत भी लिख दोगे तो वो उतना माइंड नहीं करेगा, है ना। लेकिन यही चीज़ है, यही पॉइंट को आप एकदम पैराग्राफ में लिख दो 10 लाइन में, 10 गलतियाँ निकालेंगे उनमें, है ना।
ये चीजों को देखो, सेल मेम्ब्रेन किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन्स और लिपिड से मिलके सेल मेम्ब्रेन बना है। अब बताओ लेयर्स के बारे में, ये सबसे आउटर मोस्ट होता है क्या? नहीं, प्लांट में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के आगे भी एक लेयर होता है, उसी को तो सेल वॉल बोलते हैं, है ना। तो प्लांट सेल वॉल, तो ये इसमें क्या लिखोगे? इट इज द मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। क्या लिखोगे? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल। लेकिन सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन तो सेल वॉल के बाद आता है ना। तो इट इज नॉट आउटर मोस्ट कवरिंग इन प्लांट सेल। क्लियर हो रही चीजें? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि with after cell wall cell membrane is present in plant cell। ये पॉइंट आप ऐड कर लो। आफ्टर सेल वॉल outermost layer, outermost covering, cell membrane is present in plant cell। अब देखो मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्या है सिंबल? ये प्लस का सिंबल यानी कि प्रेजेंट, ठीक है। अब सेल वॉल में बताओ, सेल वॉल करता क्या है? सेल वॉल प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ, मजबूती देता है प्लांट्स को। क्या सेल मेम्ब्रेन मजबूती प्रोवाइड करता है? नहीं, ये तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, कितना ज्यादा इलास्टिक नेचर है, कितना ज्यादा फ्लेक्सिबल नेचर है। लेकिन सेल वॉल उसी के टाइम में क्या प्रोवाइड करता है? सेल वॉल प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी, स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट्स को। तो ये पॉइंट डिफरेंसेस में आ जाएंगे, है ना। तो ये क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रेंथ, टर्जिडिटी या लिख लो, रिजिडिटी लिख लो, मैकेनिकल सपोर्ट लिख लो, सब एक ही बात है ना। मैकेनिकल सपोर्ट एक्सेट्रा, यानी कि इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी, रिजिडिटी, मैकेनिकल सपोर्ट एक्सेट्रा। लेकिन ये क्या प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन? ये तो इलास्टिक नेचर का होता है, फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या प्रोवाइड करता है? इट इज इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल इन नेचर। समझ में आ रहे पॉइंट सारे? चलिए एक बार हम लोग अच्छे से इसको डिफाइन करते हैं, याद करते हैं। अब एक बात आप याद रखो, सेल वॉल हमेशा नॉन लिविंग होगा। क्या होगा? नॉन लिविंग होगा। लेकिन सेल मेम्ब्रेन हमेशा क्या होगा? लिविंग होगा। समझ में आ रही पॉइंट्स? तो पांच डिफरेंसेस मैंने आपको अभी बताए। चलिए एक बार उसको रिकैप करते हैं। सेल वॉल क्या होता है? ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है। इट इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। और ये किससे मिलके बना है? ये सेलुलोज से मिलके बना है। ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ताकि प्लांट्स जो है किसी भी कंडीशन हो जाए, चाहे फ्लड आ जाए, ड्राउट आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन प्लांट्स तो खड़े रहते हैं एकदम। तो मैकेनिकल सपोर्ट कहाँ से आ रहा है? सेल वॉल प्रोवाइड कर रहा है उनको। समझ में आ रही चीज़ है? चलिए सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन लिविंग स्ट्रक्चर है। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है सेल को, इलास्टिक नेचर देता है, कितना ज्यादा लमड़ सकते हो उतना इलास्टिक नेचर देता है। किससे मिलके बना है? लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलके बना है। कहाँ पे होता है? तो ये दोनों में होता है, चाहे वो प्लांट सेल वॉल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, ये सब में प्रेजेंट होगा। और लास्ट पॉइंट क्या है? इट इज इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल इन नेचर एंड सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं इन अ प्लांट सेल। इतने पॉइंट्स क्लियर है? 5 डिफरेंसेस मैंने आपको बताए, 5 पॉइंट्स इसके, 5 पॉइंट्स इसके। तो एग्जाम में आप एज इट इज लिख देना, फुल मार्क्स मिल जाएंगे। पॉइंट वाइज लिखोगे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन यही अगर पैराग्राफ में लिखोगे तो बहुत ही कम चांस रहेगा फुल मार्क्स मिलने का, है ना। चाहे आप क्यों ना पूरा अच्छे सही से लिखो, बट ऑल्सो इट इज नॉट श्योर दैट यू विल गेट 100% मार्क, है ना। सो आप याद रखें, ऐसे लिखें। अब चलिए इस टॉपिक को हम हटाते हैं, इसके बाद न्यूक्लियस पढ़ाएंगे। फटाफट आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं जब तक साइड ले जाती हूँ। नोट डाउन करते ही आप हैंड रेज कर दो, चाहे वीडियो को आगे बढ़ा लो और देखो। आई होप सो आपने इसको मेंशन कर लिया है। मैं इसको इरेज करती हूँ
और आपने अब हेडिंग लगाना है न्यूक्लियस। फिर मैं थोड़ा सा न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, और मैं एनसीईआरटी की रीडिंग लगाऊंगी आपके सामने। जितना भी मैंने आपको छोड़ा है, जितना भी 2 पेज ही मैंने रीड कराया था, बाकी के जितने भी बचे हैं वो आज रीड कराऊंगी, है ना, जितने टॉपिक हो चुके हैं। चलिए अब हेडिंग लगाइए न्यूक्लियस। हेडिंग लगाना है न्यूक्लियस। अब आप मुझे ये बताओ, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? ये तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया है। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन। इन द ईयर भी याद नहीं है आपको, मतलब क्या रिवीजन चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। जब आप लेक्चर्स आगे देख रहे हो तो रिवीजन क्यों नहीं है, ईयर क्यों नहीं याद हो रहा है? कितना इजी मैंने ट्रिक बताया था। 1665, 1674, 1831, 1838, 1839, and then 1855, and then 1940। इतने ही तो ईयर है इस चैप्टर में। यहाँ पे रॉबर्ट हुक भैया ने क्या किया था? सेल की डिस्कवरी की थी। इसके बाद एंटोनी वैन लीeuwenhoek साहब आ गए, इन्होंने लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की। 1831 में क्या हुआ? न्यूक्लियस डिस्कवर किया गया। किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन। 1838-1839 में क्या हुआ था? सेल थ्योरी दी गई थी बाय साइंटिस्ट और जूलॉजिस्ट बोल लो। उन्होंने क्या दिया था? सेल थ्योरी दिया था, शेलर एंड श्वान। आपको नाम तो अभी तक बोलने आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि शेल्डन बोल रहे हो, शचवान बोल रहे हो, कुछ और ही बोल रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे से प्रोनाउंस करना सीखो। 1855 में क्या हुआ था? विर्चो ने एक अलग फिर से सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन लाया था कि सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। न्यू सेल्स जो बन रहे हैं आगे, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आ रहे हैं, कुछ नई चीजें नहीं हो रही है। बाकी 1940 में क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया था, उससे और चीजें एडवांस हो गई थी, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चीजें दिखाई देने लगी थी। क्लियर हो रही चीजें? चलो अब न्यूक्लियस के बारे में जानो, ये क्या होता है? तो ये सेलुलर कंपोनेंट ऑफ सेल होता है, सेलुलर कंपोनेंट ऑफ सेल। कहाँ प्लेस्ड होता है? तो मान लो ये तुम्हारा सेल है ना, मान लो दिस कंसीडर दिस इज अ सेल, तो इसके जो बीच वाला हिस्सा होगा, दिस इज व्हाट? दिस इज न्यूक्लियस। तो आप न्यूक्लियस के बारे में एक पॉइंट ऐड कर लो कि इट इज प्रेजेंट सेंट्रली, यानी कि एकदम सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो इट इज प्रेजेंट सेंट्रली। चीजें क्लियर हो रही है? चलिए उसके बाद बात करते हैं ये कैसी होती है। डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है, 2 लेयर से मिलके बनी होती है। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगी, है ना, अभी आप लिखते जाओ। तो डबल लेयर मेम्ब्रेन। इसके बाद बताओ ये कैसी होती है? तो इसकी साइज जो है वो बड़ी होती है, यानी कि लार्जर इन साइज। क्या लिखोगे? लार्जर इन साइज। तो ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर है? 5 पॉइंट्स। डिस्कवरी किसने की, कौन से ईयर में की, इन्होंने क्या बोला, सेलुलर कंपोनेंट होता है, लार्जर होता है, सेंट्रली प्लेस्ड होता है और डबल मेम्ब्रेन होता है। इतने पॉइंट्स क्लियर है? इसके बाद मैं एक डायग्राम बनाऊंगी छोटा सा, उसके बाद हम एनसीईआरटी की डिस्कशन करेंगे। फटाफट आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं डायग्राम्स बनाती हूँ। आई होप सो ये चीजें आपने नोट डाउन कर लिया है। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के डायग्राम के ऊपर। आपको जैसे मैं बनाते जा रही हूँ वैसे ही स्टेप बाय स्टेप बनाने की कोशिश करते हैं, है ना।
ऐसा दिखता है न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? ऐसे गोले का आकार आप बना लीजिए, इसके बाद जैसे मैं बनाते जा रही हूँ ऐसे देखते जाओ, है ना। व्हाट इज दिस? ये बीच में आपको मैंने स्पेस छोड़ा, ये क्या है? और मैंने डिजाइनिंग के लिए तो स्पेस छोड़ा नहीं, जाहिर सी बात है। तो ये क्या है? दिस इज न्यूक्लियर पोर। क्या है ये? जो बीच में आपको होल दिख रहे हैं ये क्या है? पोर्स है। इसको क्या नाम दे दिया मैंने? न्यूक्लियर पोर, है ना। इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज दिस? ये क्या है मोटा वाला स्ट्रक्चर? दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बाहर वाला जो लेयर है क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब मैं देखो एनसीईआरटी में ये डायग्राम नहीं दी गई है, लेकिन मैंने आपको क्लियर कट समझाने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन न्यूक्लियस के टॉपिक से रॉन्ग ना हो, इसलिए मैंने एक डायग्राम का हेल्प लिया है। अब चाहे तो मैं बिना डायग्राम के भी समझा सकती हूँ, लेकिन आपको क्या होगा, कभी कुछ भी बोल दोगे, मैं पूछूंगी क्रोमोसोम्स क्या होता है, जीन्स क्या होता है, गलत सलत बता दोगे, यही कांड हो जाएगा। इसीलिए मैंने डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है ना। ये क्या होता है? व्हाट इज दिस? अब फिर से मैं शो के लिए तो बना ही नहीं हूँ। दिस इज ईआर, यानी न्यूक्लियस के जस्ट अटैच क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ईआर का फुल फॉर्म लिख लो, अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं करा है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ईआर। अब चलिए बात करते हैं व्हाट इज दिस। मान लो मैं ये बता रही हूं, और मैं एक ब्लैक कलर का ये बनाऊं, तो मैंने जो ब्लैक पोर्शन से बनाया है क्रोमोसोम्स के अंदर, क्रोमेटिन के अंदर, व्हाट इज दिस इज एमआरएनए, यानी कि मैसेंजर आरएनए। अभी आप सिर्फ लिखते जाओ, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जब टाइम आएगा तो आप जान जाओगे, है ना। दिस इज एमआरएनए। और ये जो मैंने बनाया ये क्या है? क्रोमेटिन है। लिखते जाओ, फिर मैं एक एक करके आपको समझा दूंगी कौन सी चीजें कहाँ पे लोकेटेड है ना। व्हाट इज दिस? दिस इज न्यूक्लियोलस। क्या है? न्यूक्लियोलस। एंड व्हाट इज दिस? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बोलोगे मैम सारा चीज न्यूक्लियो से बनना है, हम तो भूल जाएंगे सारा कुछ। तो हो ही जा सकता, ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस। जैसे पढ़ो, मान लो मैं बात कर रही हूँ साइटोप्लाज्म के अंदर, है ना। साइटोप्लाज्म बोलते हैं जेली लाइक सब्सटेंस जो साइटोप्लाज्म में होती है, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। वही चीज अगर वही साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर दिख रही है तो उसको बोल देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ में आ रहा है? अगर न्यूक्लियस के अंदर दिख गई तो क्या बोल देंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। ऐसे ही कोई और ऑर्गेनेल के अंदर दिख जाएगी, उसको उसका प्लाज्म बोल देंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना है। और ये क्या होता है? ये पोर से, इसको बोल दिया मैंने न्यूक्लियर पोर। अब आप जानते हो क्रोमोसोम्स के अंदर, क्रोमेटिन के अंदर बहुत सारे, जैसे एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए कुछ होता है, कुछ जैसे आप जब पढ़ोगे सेंट्रल डोग्मा उसमें आपको अच्छे से पता चलेगा। अभी आप सिर्फ नोट डाउन करते चलो, है ना। अब न्यूक्लियस से जस्ट अटैच क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पे एक बात याद रखना, जहां भी आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा ना, रुखा रुखा सा, वो याद रखना वो प्रोटीन्स होते हैं। तो व्हाट इज दिस? दीज आर प्रोटीन्स। तो जो एंडोप्लाज्मिक के स्ट्रक्चर में प्रोटीन लगे होंगे, चिपके होंगे, तो उसको हम बोलेंगे RER। क्या बोलेंगे? RER। समझ में आ रही है चीजें? चलिए, इसमें जो गोला वाला स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज न्यूक्लियोलस। अभी आपको यही याद रखना है, कुछ गोला जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोल दिए न्यूक्लियोलस। कोई जैसे साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस उसमें बाकी ऑर्गेनल्स तैरते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस होती है उसको बोल दिया न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखो ये क्रोमेटिन क्या है? क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स आप अच्छे से पढ़ोगे, जब मैं एनसीईआरटी डिस्कशन कराऊंगी उसमें आप पढ़ोगे क्रोमेटिन कैसे बनता है। जब सेल डिवाइड करने के स्टेज पे आती है तो क्या होता है? क्रोमेटिन इंटैंगल हो जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं और क्या बना देते हैं? क्रोमोसोम्स बना देते हैं। मैं धागे के हेल्प से आपको समझाऊंगी, जब वो कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। अभी जब आप न्यूक्लियस पढ़ रहे हो तो पहले इस डायग्राम को कंप्लीट करो, फिर एनसीईआरटी से रीडिंग कराती हूँ,
और नेक्स्ट लेक्चर में न्यूक्लियस पूरा कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे करके ऑर्गेनल्स के बारे में, जैसे ईआर पहले पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे गोल्गी एपरेटस, फिर पढ़ेंगे लाइसोसोम्स, फिर पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आएगा प्लास्टिड, प्लास्टिड के कई टाइप्स होते हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन, लास्ट टॉपिक होगा सेल डिवीजन। उसके अंदर आप पढ़ोगे दो चीज़ें, माइटोसिस पढ़ोगे, म्योसिस पढ़ोगे, एंड एट द एंड वहाँ जब आप पहुँच जाओगे तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, मैं आपको टाइम देती हूँ नोट डाउन करने की, उसके बाद हम एनसीईआरटी की डिस्कशन करते हैं। सो हेलो एवरीवन, फिर से स्टार्ट करते हैं। सो चलिए अब एनसीईआरटी की डिस्कशन करते हैं। अब बात करते हैं, मैंने पेज नंबर 1, 2 ऑलरेडी करा रखा है, अब पेज नंबर 3 से बात करते हैं। चलिए पेज नंबर 3 क्या कह रहा है? The shape and size of a cell are related to the specific functions they perform. यानी कि शेप और साइज जो है वो अकॉर्डिंगली होते हैं जिस तरीके का फंक्शन है। जैसे मान लो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एक सेल होते हैं, वही सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उनके पास 10 सेल नहीं होता है स्पेशलाइज जो एक्सक्रीशन कराएगा, 20 सेल नहीं होता जो रेस्पिरेशन कराएगा, सिर्फ एक सेल होता है, उससे सारा काम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। क्या होता है, अमीबा अपने फूड के नीड के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, शेप को चेंज कर लेता है। जैसे मान लो अगर फूड अमीबा का इस जगह पे है और अमीबा यहाँ पे है, तो क्या करेगा, ये धीरे धीरे यहाँ आएगा और कुछ ऐसा शेप बना लेगा अपने बॉडी का, ताकि क्या हो, ये फूड इसके अंदर कैप्चर हो जाए, इनगल्फ हो जाए ये फूड। ठीक है, अब बात करते हैं, इन सम सेल्स द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड peculiar for a particular type of cells. For example, nerve cells have typical shape. अब मान लो मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको पहली बार एनसीईआरटी रीडिंग कराई थी कि सबके सेल्स का शेप अलग अलग हो सकते हैं। जैसे नर्व सेल का शेप कैसा है, इस शेप को बोलते हैं टिपिकल शेप। जैसे मान लो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर उसके में नर्व सेल प्रेजेंट है तो वो इसी शेप का होगा, है ना, अलग शेप नहीं हो सकता। अगर ओवम है, ओवम सेल है तो उसी टाइप का ओवल शेप होगा। स्पर्म है तो स्पर्म के तरह ही शेप होगा। ऐसा नहीं है कि एक मेल में स्पर्म का शेप का आ रहा है, दूसरे शेप का आ रहा है, और एक मेल में दूसरे शेप का, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर कहीं पे भी स्पर्म सेल प्रेजेंट है तो सेम ही शेप होगा, स्ट्रक्चर होगा। अब बात करते हैं, each living cells has the capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living forms. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना नीड हो सकता है, अपने बेसिक फंक्शंस हो सकते हैं। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस फंक्शंस? लिविंग सेल्स कैसे करते हैं ये सारे फंक्शंस को कंप्लीट? तो उनके पास क्या होता है, लिविंग सेल्स जैसे मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होते हैं, यानी कि सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे होते हैं। अभी मैं पढ़ा रही हूँ लेकिन मेरे अंदर हजारों लाखों सेल्स होंगे जो अभी डिवाइड कर रहे होंगे, है ना, तो ये प्रोसेस चलती रहती है। अब क्या हो रहा है, how does a living cell perform all these basic functions? We know that there is a division of labor in multicellular organisms such as human being. अब मैंने अभी आपको बताया ह्यूमन बीइंग जैसे ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर कंटिन्यूअसली चलती रहती है। This means that different part of human body perform different functions. अब हमारे पास क्या है, अलग सेल्स स्पेशलाइज है जो हार्ट को पंप कर रहे हैं ब्लड में, है ना, हार्ट में पंप कर रहे हैं ब्लड को। हमारे पास अलग स्पेशलाइज सेल है जो हमारे मैसेज को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे ब्रेन्स में प्रेजेंट है। हमारे पास अनदर टाइप ऑफ सेल्स है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करा रहे हैं। तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एकदम खासियत चीज़ है कि डिवीजन ऑफ लेबर चलती रहती है, होती रहती है। हमारे पास स्टमक में अलग सेल्स है जो फूड को डाइजेस्ट कराते हैं, ऐसे ही चलती रही है ना। नाउ सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज आल्सो सीन इन अ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें क्या कह रही है एनसीईआरटी, इसमें आपको एनसीईआरटी ये कहना बता रही है कि डिवीजन ऑफ लेबर चलती रहती है लेकिन यूनिसेलुलर में भी होती है। ऐसा नहीं होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर में होती है, ये कहना आपका गलत हो सकता है ना। डिवीजन ऑफ लेबर अगर हो रही है तो वो यूनिसेलुलर में भी हो रही है, मल्टी सेलुलर में भी हो रही है। लेकिन यूनिसेलुलर में एक सेल डिवाइड किया, फिर नया सेल्स वही सारा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। बहुत सारे सेल्स नहीं होते, सिर्फ एक सेल होता है।
each kind of cell organelle perform a specific function such as making a new material, clearing of waste material and so on. मतलब यूनिसेलुलर में सिर्फ यही एक एनसीईआरटी पूरे पैराग्राफ में यही बोलती है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास एक ही सेल होता है, वो एक ही सेल से एक्सक्रीशन भी कर लेते हैं, रेस्पिरेशन भी कर लेते हैं, डाइजेशन भी कर लेते हैं, हर चीज़ एक सेल ही परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं दीज ऑर्गेनल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड सेल। अब इसीलिए सेल, इस बेसिक यूनिट को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। That all cells are found to be same organelles no matter what their function is, but what organisms they are found in. कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि किस ऑर्गेनिज्म में वो सेल फाउंड हो रहा है, लेकिन सारा का जो शेप होगा, जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम ही होगा, सिमिलैरिटीज बहुत आएंगी। अब देखो एनसीईआरटी 2 इंटेक्स क्वेश्चन दे रही है, वो आपको कल करके लाना है और मैं आपको कल के लेक्चर में उसको डिस्कस भी कराऊंगी। आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु डिस्कवर सेल एंड हाउ, मतलब सेल की डिस्कवरी कैसे हुई और किसने की। इस पे आपको जैसे 5 लाइन में अच्छे से लिखना है कि यस इन द ईयर 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल विद हिज सेल डिजाइन माइक्रोस्कोप, ही फर्स्ट सॉ द सेल इन द बार्क ऑफ अ कॉर्क, है ना, देन ही एग्जामिन्ड इन द माइक्रोस्कोप, देन ही सॉ दैट देयर आर लिटिल कंपार्टमेंट्स इनसाइड द सेल एंड ही नेम्ड दैट सेल। व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन ये खुद से ट्राई करके आना, लेकिन एट द एंड ऑफ द चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन का डिस्क्राइब वे में आंसर दिया गया है एनसीईआरटी के बुक में, लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में। जब आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा होता है, माइटोसिस टॉपिक आ रही होती है, उससे पहले ये टॉपिक को अच्छे तरह से डिस्कस करा गया है ना। यहाँ पे आपको इसलिए दी गई है ताकि आप सोचो, बनाओ, आंसर को फ्रेम करो। चलो अब छोटा सा टॉपिक है, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। वी सो अबव द सेल हैज अ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स। हम जानते हैं सेल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। एंड इफ वी सो अंडर अ माइक्रोस्कोप, तो आपको अगर मान लो कोई भी सेल है, कोई भी सेल ले लो, वेदर इट्स प्लांट सेल, एनिमल सेल, कोई भी सेल ले लो, उसको माइक्रोस्कोप में देखो, क्या दिखेगा आपको? 3 चीज तो उसमें होनी ही होनी है। पहला सेल मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस एंड तीसरा साइटोप्लाज्म। चाहे कोई भी सेल ले लो, चीक सेल ले लो, नर्व सेल ले लो, एनिमल सेल ले लो, किसी के भी सेल ले लो, 3 चीजें मिलनी ही मिलनी है। पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस, तीसरा है साइटोप्लाज्म। ये 3 चीजें बेसिक है जो कि सेल को बनाने में हेल्प करती है ना। All activities inside the cell and interaction of cell with its environment are possible due to these features. इसीलिए सारी चीजें पॉसिबल है। क्लियर?